आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। गोरखपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मनीष गुप्ता के हत्यारोपित एसआई राहुल दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। सिपाही प्रशांत कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे दोनों आरोपी। मुखबिर की सूचना पर दोनों को धर दबोचा गया। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मनीष की पत्नी ने साफ तौर पर कहा, ये तमाम मुआवजे मरहम तो हो सकते हैं, लेकिन असल मरहम मेरे लिए मेरे पति के हत्यारों का पकड़े जाना और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना है। गोरखपुर पुलिस को इसी क्रम में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी कामयाबी क्या, वो समझ लीजिए। मनीष गुप्ता के हत्या आरोपित एसआई राहुल और साथ में सिपाही प्रशांत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार भी तब किया जब सरेंडर करने जा रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ सुभाष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज कैंट और रामगढ़ताल पुलिस ने ज्वाइंट अभियान चलाया और इसमें 2 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर 1-1 लाख रुपए का 6 पे इनाम घोषित है पहले से। ये दोनों आज फिर सरेंडर करने की फिराक में थे और बताया जाता है कि ये खुद पुलिस के कुछ पुलिस वालों के जो इनके खास थे, कारखास थे, उनके संपर्क में थे और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आज कोर्ट में सरेंडर कर दें। लेकिन वहीं अधिकारियों के काफी दबाव के बाद इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें एसआई राहुल दुबे और दूसरा प्रशांत कुमार जो सिपाही है जो इसमें शामिल था, उसमें आज इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। और आपको बता दें 2 दिन पहले हत्या के जो आरोपी थे इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार की थी पुलिस। और आपको बता दें कि एसआईटी काफी गहन इसमें जांच कर रही है और आपको बता दें कि काफी अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही 2 और जो बाकी जो बचे हुए हैं हत्यारोपित या आरोपी कहा जाए, इन दोनों को भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुभाष जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने समझा और जाना किस तरीके से सरेंडर करने की फिराक में ये दोनों ही लोग थे, लेकिन फिलहाल इन दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है और अब आगामी पूछताछ का क्रम भी इनसे जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, इसको लेकर के तैयारियों का अंतिम रूप भी देने का क्रम जारी है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच चुके हैं। सीएम उन 3 जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं जहां जैसे कि एयरपोर्ट, कुशीनगर, मुख्य मंदिर, बरवा फॉर्म पर बन रहे सभा स्थल का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए आने वाले हैं। इस दौरान पीएम कुशीनगर मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा भी करने वाले हैं। बरवा फॉर्म में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कुशीनगर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान तीनों ही स्थलों का निरीक्षण खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं कुशीनगर से। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ हो चुका है? किन किन स्थलों का निरीक्षण कर चुके हैं और किन स्थलों का निरीक्षण अभी बाकी है? देखिए, समय पे अपने 3:30 बजे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। इसके बाद से उन्होंने एयरपोर्ट का काफी बारीकी से निरीक्षण किया है और जो 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही थी, उसका जायजा लिया है। और 10 मिनट बैठ के कुशीनगर के जिलाधिकारी ने उनको कार्यक्रम को लेकर और एयरपोर्ट के तमाम तैयारियों को लेकर उनकी जानकारी दी है। वहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर को तस्तरी पे जहाँ पे प्रधानमंत्री आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, इसको लेकर भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ से निरीक्षण के बाद अब जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए निकल चुके हैं। जी भैया, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद। अहम जानकारी आपने साझा करी है। कुशीनगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते नजर आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 20 अक्टूबर को सूबे में मौजूद होंगे और सूबे में कुशीनगर में होंगे। 3 कार्यक्रमों का उनका शेड्यूल है। ऐसे में वो जो 3 कार्यक्रम हैं उनका पूर्व निरीक्षण मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने के कवायद में जुटी है, तो विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। 2022 की चुनावी शहमात के बीच आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को 5 साल के बच्चे खजांची ने हरी झंडी दिखाई है। कि साल 2016 में नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में खजांची का जन्म हुआ था। बैंक की लाइन में जन्म लेने के कारण बच्चे का नाम ही खजांची रख दिया गया। वहां रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया। गंगा साफ होनी थी, लेकिन आज वैसी ही गंदी है। बीजेपी की जनता ने कानपुर की जनता से धोखा किया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इस विजय रथ से बीजेपी का सफाया होगा। ये रथ जनता के आशीर्वाद के लिए लगातार अनवरत चलता रहेगा। तो वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर सपा की रथ यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रथ पर सवार होकर के आज कानपुर से हमीरपुर जाएंगे और ये विजय रथ जनता की भलाई के लिए, किसानों की परेशानी, नौजवानों की परेशानी, माताओं बहनों की सुरक्षा है, इन सवालों को लेकर पूरे प्रदेश में विजय रथ यात्रा जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख, चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है। सब दल आएंगे, लेकिन जनता समाजवादियों की मदद करेगी और बीजेपी का करेगी। समाजवादी पार्टी इसी कॉन्फिडेंस में अकेले बढ़ेगी, छोटे दलों को समाजवादी पार्टी कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को लेकर छोटे दलों का गठबंधन करेगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अभिनव जुड़े हुए हैं कानपुर से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? अखिलेश यादव जिस दौरान बोल रहे हैं, अभिनव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, उनके अंदर ठीक 2011 वाला भाव नजर आ रहा है। क्या ये कॉन्फिडेंस इसलिए माना जाए कि वो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के निकले हैं, या ये कॉन्फिडेंस जमीन पर, धरातल पर जो उनको प्रेम मिल रहा है उसकी वजह से है? ये आप क्लियर कीजिए तमाम दर्शकों को। वर्तमान में कर रहे हैं जनता को, किस तरह से जनता सरकार के उनके प्रेम समर्थक है। यहाँ जनसभा ही सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस से जनता का अभिवादन किया। राजा रामपाल यहाँ के क्षेत्रीय नेता है। ये वजह रही होगी कि अखिलेश यादव शामिल होगा, उनके साथ शामिल हुए। ठीक है अभिनव, मैं आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। हो सके तो अपनी प्लेस को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि आपके पीछे की जो नॉइस है वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा यात्रा पूरे प्रदेश जनता की समस्याओं को लेकर की जा रही है, और ठीक ऐसी ही कुछ बातें अभिनव भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जिन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। बात होने के बाद में ये जो आप हुजूम देख पा रहे हैं तमाम लोगों का, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये यात्रा शुरू हुई उसी दौरान तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको ये कह दिया गया कि आप तमाम कार्यकर्ता जिस भी जिले के हैं आप अपने ही जिले में रहिए। ये यात्रा आप तक पहुंचेगी, वहां पर आप अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा का आप अभिनंदन कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा, संबोधन भी सुनिएगा, लेकिन आप अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में ना आइए। अब इससे एक बेनिफिट है समाजवादी पार्टी को, उन्हें ये पता चलेगा कि एक्चुअली कितनी हवा किस जिले में सपा की है।
चलिए, अभिनव हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? अब जितना मैं समझ पाई थी, आपने बोला कि क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात हो रही है और समीकरण बनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। बिल्कुल, जनसभा में समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए घाटमपुर विधानसभा और ये सुरक्षित सीट है, तो मंच पर भी आगे उन्हीं लोगों को स्थान मिला है जो क्षेत्र के लोकल के नेता हैं। यानी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो मंच पर पीछे की ओर बैठे हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को आगे जगह दी गई है। यानी कहीं ना कहीं जनसभा में क्षेत्रीय राजनीति को ज्यादा जोर दिया जा रहा है और क्षेत्र को ज्यादा मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल अभिनव, यही वजह हो सकती है कि 2011 में इसी एक रोड मैप पर चलते हुए अखिलेश यादव ने भारी जीत दर्ज करी थी और वो वही इतिहास दोहराना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब भतीजा तेरा है तो चाचा कैसे तीन हो जाएंगे? जी हाँ, प्रदेश में बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने चुनावी शंखनाद कान्हा की नगरी से कर दिया है और आज प्रसपा प्रमुख ने ठाकुर बाकी बिहारी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और सामाजिक परिवर्तन रथ का पहिया घुमा दिया है। प्रदेश की जनता को जागरूक करने निकले हैं। श्री बाकी बिहारी मंदिर के द्वार पर 101 ब्राह्मणों ने शंखनाद करके शिवपाल यादव को आशीर्वाद दिया है। उसके बाद मथुरा मार्ग स्थित 100 सैया अस्पताल के समीप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद रथ में सवार होकर मथुरा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से आगरा के लिए रवाना हुए। रथ यात्रा शुभारंभ से पहले शिवपाल ने सपा के साथ गठबंधन पर कहा, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब आप इस एक वक्तव्य से ये बात समझिए कि अभी भी शिवपाल यादव शायद ये जानते हैं कि सपा का साथ कितना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन रथ लेके हम चले हैं और आज बाके बिहारी लाल के दर्शन करके और यहीं से शंखनाद हो रहा है। देखिए, अभी तो अब राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। अभी तो चुनाव के दिन हैं और संभावनाएं हैं। देखिए, हम सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए मैंने सभी समान दलों और सेकुलर पार्टियों से अपील की है, सब लोग मिलकर के सत्ता परिवर्तन का नारा दें और सत्ता परिवर्तन में सहयोग करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश के लखीमपुर खीरी के हिंसक घटना में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल हुई। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तिकुनिया में अरदास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यूपी कांग्रेस के प्रमुख अजय कुमार लल्लू पहुंचे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं का आभार जताया लेकिन मंच पर नहीं आने दिया। आपको बता दें, प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोक लिया गया था। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि अरदास कार्यक्रम के मंच पर कोई सियासी नेता नहीं बैठेगा। जो भी नेता इस कार्यक्रम में आएगा वो पब्लिक के साथ बैठेगा। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। अंतिम अरदास में किस तरीके से तमाम लोग शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल हुई हैं और साथ में किसानों ने मंच पर स्थान नहीं दिया। और साथ में ये इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मजबूती हमेशा से रही है कि मंच पर नेताओं को स्थान ना देना। यही वजह है कि किसान आंदोलन आज तक राजनीतिकरण से बचा हुआ है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, अपडेट सबसे पहले साझा कीजिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और जानना अपडेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसानों ने बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अस्थि कलश लेकर के यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। लखीमपुर के तिकुनिया में राकेश सिंह ने बहुत बड़ा एक बयान दिया है, ऐलान किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक वो ये आंदोलन चालू रखेगा। उनका कहना है 120 के मुलजिम है देश के गृह राज्य मंत्री, FIR में नाम दर्ज है। उसके बाद भी बाप बेटा को दोनों को जेल भेजा जाना चाहिए, वो भी आगरा जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने जो आज मंच से कहा है कि उनको आगरा जेल भेजा जाना चाहिए, जैसे कि उनके जो बेटे को हिरासत में लिया गया है
हिरासत में लेने के बाद उसको कल से रिमांड पे आज लिया गया है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजेश, बड़ी खबर, अहम जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करा दें। लखीमपुर से संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान है, प्रदेश भर में अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के बाद अस्थि कलश तमाम लोगों को दिए जाएंगे जो यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, और ठीक ये उसी तर्ज पर किया जा रहा है जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा संपूर्ण देश में निकाली गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कार्यक्रम के बाद ये अस्थि कलश दे दिए जाएंगे और इन अस्थि कलशों को पूरे देश में निकाला जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कल यानी कि बुधवार को लखनऊ दौरे पर रहने वाली हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद राजधानी का पहला दौरा है। इस दौरान बेबी रानी मौर्य अनुसूचित मोर्चे के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के विश्वेश्वरैया हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। तो वहीं कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई है। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और सरकार ने ये फैसला स्वीकार भी कर लिया है। जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल से ज्यादा की हो गई है उनको 2,000 रुपए और 10 साल से ज्यादा नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। अजीत हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, कैबिनेट की अहम बैठक थी और ये कह सकते हैं कि एक मौके के जैसा, हमेशा कैबिनेट की बैठक एक मौके की जैसी सरकार पक्ष के लिए रहती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे अहम फैसले लेते हैं जिससे जो मौजूदा हालात हैं उसमें परिवर्तन नजर आता है। अभी उपनल कर्मचारियों के लिए फैसला हुआ है, 19 अहम बिंदुओं जिनका जिक्र किया जा रहा है उस पर मुहर लगी है। वो क्या कुछ खास बिंदु हैं, उनके दर्शकों के साथ साझा कर लें आप अजीत। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार जनहित के फैसले लेने का काम करी और जिस तरह से बीते रोज ही मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है और इन 100 दिनों में लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी सरकार की तरफ से की गई हैं। अब उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी सरकार का ही है। तो कैबिनेट बैठक के माध्यम से तमाम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। बड़ी घोषणाएं थी, उनके शासनादेश जारी किए गए हैं। सबसे बड़ा और जो अहम फैसला है वो है उपनल कर्मियों की मुराद का, जो आज पूरी हो गई है। उत्तराखंड प्रदेश के लगभग 20,000 उपनल कर्मी हैं जिनको सीधे तौर पर सरकार ने लाभान्वित करने का फैसला किया है। 10 साल से ज्यादा की जो पूरी कर चुके हैं उनको 3,000 प्रति माह और 10 साल से जिनकी कम की नौकरी है उनको 2,000 रुपए प्रति माह का एक मानदेय में इजाफा किया गया है। साथ ही एक खासतौर पर एक और पहल सरकार की तरफ से की गई है कि एक एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी शासन स्तर पर एक पॉलिसी तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता था कोई फ्रेश अगर उपनल के माध्यम से नौकरी ज्वाइन करता था उसकी भी सेम सैलरी होती थी जो 20 साल से नौकरी कर रहा है उसकी भी। तो एक इस तरह की दिक्कतें ना पेश आए, एक सीनियर है उसको सीनियरिटी फेस, यानी कि इस कैबिनेट बैठक के बाद एक तरह का कैटेगराइजेशन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अब ये कैबिनेट की बैठक धामी सरकार के लिए कितना रंग लाती है ये आगामी समय बताने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य को वापस कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जोश भरते हुए वो नजर आ रहे हैं। देहरादून पहुंचे प्रीतम सिंह ने विधानसभा में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रचंड बहुमत की सरकार में तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी सौंपी गई जो कि नाइट वॉचमैन की भूमिका में है। मौजूदा सरकार घोषणाओं को जमकर जनता के बीच लाने का काम कर रही है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।